ठीक। एकदम अब सिस्टम थोड़ा सा ठीक होने में एक आध दिन लगेगा ना। हो अभी हम लोग कितना कितना इधर उधर करना पड़ता है, सब भूल गए, सब भूल गए हैं। नोट सेलेक्टेड। लिंक क्रिएट कर दिए, ठीक ना? कौन सी धड़ाम धड़ाम हो रहा है? हो बेंच पर टक रहा है सब। बाबू रे ध्यान देना। देखो हमने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है कि हम लोग का जो नेक्स्ट चैप्टर निकल के आ रहा होगा। अच्छा, पीछे का जो भी टॉपिक रहा, नाउन तो पूरा कंप्लीट, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डिग्री, आर्टिकल, सबका प्रैक्टिस भी हो गया है। यहाँ अभी कहाँ प्रैक्टिस नहीं हुआ? आर्टिकल का प्रैक्टिस हुआ ना? हो डिग्री का प्रैक्टिस हुआ ना? अब एडजेक्टिव का प्रैक्टिस हुआ ही, तो अभी क्या चाहिए आपको? डिग्री मारेंगे, बुक से नहीं करवाए हम। अरे रेगुलर रहोगे तभी ना प्रैक्टिस पता चलेगा। तो खैर हम लोग को इधर अब डिस्कशन करने का कोई ये नहीं बनता है। अब देखो ध्यान देना, अब जो हमारा मेन जो है वो जो आगे का टॉपिक है वर्ब। लेकिन चूंकि अभी थोड़ा सा ना है ना कि यहाँ से हम ग्रामर के सेकंड पार्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, तो चूंकि इसमें जो मतलब यहाँ से एकदम ग्रामर का एक पार्ट बस पूरा हुआ, दूसरा पार्ट बस स्टार्ट होने वाला है। मतलब ग्रामर जो है वो 2 सेक्शन में बटा हुआ है, जिसमें तुम्हारा एक टॉपिक 3 टॉपिक इधर निकल करके आता है, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, ठीक है। और इसका बाबू रे दूसरा सेक्शन जो है इसमें आता है वर्ब। इसमें तुम्हारा सिंटेक्स आ जाएगा। सिलेबस पता होना चाहिए ना कि क्या क्या पढ़ना है, तभी तो ध्यान रख पाओगे। पता चलेगा हम 2-3 चैप्टर छोड़ के निकल गए, तो ऐसा ना हो, इसलिए तुम लोग हमको पकड़ के रखना। वर्ब के बाद तुम्हारा सिंटेक्स के बाद मॉडल वर्ब्स आ जाएगा। ये सिंटेक्स जो तुम्हारा है ना, ये रिलेट करेगा सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट से। मतलब आप दोनों में से कुछ भी बोल लीजिए। जैसे बहुत सारे लड़के जो होंगे वो इसको क्या बोलते हैं? सिंटेक्स। और बहुत सारे लड़के इसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। रे कॉपी इतना स्पीड में क्या उलट रहा है? पहले दे सुन ले ध्यान से। अब चलो ध्यान देना। मॉडल वर्ब्स आ गया। इसके बाद तुम्हारा ये टॉपिक आता है क्वेश्चन टैग। मतलब ये जो है ना, ये तुम्हारा 30% ग्रामर को कवर किया। तुम बोलो यार इतना दिन में 30%? बोलेंगे हाँ
ये तुम्हारा 50% ग्रामर को कवर करेगा। हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, कि सिलेबस के अनुसार। सिलेबस के अनुसार आप 40% से ज्यादा, लगभग 50% कवर कर लिए हैं, लेकिन जो एग्जाम में वेटेज है उसके अनुसार बता रहे हैं कि आप लोगों ने अभी कितना परसेंट कवर किया है, 30%। अब इसमें मॉडल वर्ब के बाद क्वेश्चन टैग आएगा, फिर इसी में एक टॉपिक आता है कॉजेटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब के बाद बाबू इसमें और आपको पढ़ना होगा टाइम एंड टेंस। उसके बाद इसी में पढ़ना होगा वॉइस नरेशन। इसी में नॉन फाइनाइट वर्ब का 3 टॉपिक आता है, इन्फिनिटिव, जिरंड और क्या है, पार्टिसिपल। ठीक है बउआ। तो अब ध्यान दीजिएगा, वर्ब में मॉडल वर्ब, क्वेश्चन टैग, पॉजिटिव, टाइम एंड टेंस, वॉइस नरेशन, इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। देखिए बाबू, आपके सीजीएल का जब आप मेंस में दे रहे होंगे, एग्जाम सीजीएल मेंस का दे रहे होंगे, ठीक है, अच्छा से पढ़ोगे, माता रानी का कृपा रहा तो आप सीजीएल मेंस जरूर दीजिएगा, पास भी हो जाइएगा। तो वॉइस और नरेशन का अकेले वहां 45 क्वेश्चन आता है। कितना? 45। वॉइस और नरेशन का डायरेक्ट 45 क्वेश्चन आएगा, लेकिन जो आप इंटर में पढ़े ना, उस वॉइस और नरेशन से नहीं आएगा, जो हम पढ़ाएंगे उससे आएगा। ठीक है, तो 45 मार्क्स आपको यहां से मिलना है केवल वॉइस और नरेशन से। तो बाबू रे बताना क्या है, ये जो तुम्हारा वर्ब का इतना टॉपिक हो गया, जिसमें सिंटेक्स है, मॉडल वर्ब है, क्वेश्चन टैग, पॉजिटिव वर्ब, टाइम एंड टेंस, वॉइस नरेशन, इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल, ये हमारे कितने सिलेबस को कवर करेगा बाबू? 50%। मतलब ग्रामर का अगर देखा जाए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर ग्रामर का 10 क्वेश्चन आ रहा है ग्रामर में, तो 5 क्वेश्चन कहां से आएगा? वर्ब से आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, लापरवाही आपका यहाँ नहीं चलेगा, आपको ध्यान से पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं समझ आएगा, हम आपको सब समझा देंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। तो ये भाव हो गया सेकेंड पार्ट। अब देखो ग्रामर का जो एक थर्ड पार्ट रह जाता है, जो 20% सिलेबस जिसमें हम कवर करते हैं। ठीक है, तो थर्ड पार्ट इसका जो है वो हो जाएगा तुम्हारा, जिसमें 3 टॉपिक आएगा मेनली, जिसमें पहला आपका एडवर्ब आता है। एडवर्ब में ही हम लोग रिमूव टू पढ़ेंगे, रिमूव टू। और दूसरा जो टॉपिक है वो आता है आपका कंजंक्शन। और फाइनल टॉपिक जो हमारा है वो है प्रीपोजिशन। इसका अगर देखा जाए तो ग्रामर में वेटेज होगा 20% का, यानी कि ग्रामर हमारा 3 पार्ट में बटा हुआ है, जिसमें पहला पार्ट में कौन कौन टॉपिक आया निकल के? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। दूसरा पार्ट में टॉपिक क्या क्या है? वर्ब, सिंटेक्स, मॉडल वर्ब, क्वेश्चन टैग, पॉजिटिव वर्ब, टाइम एंड टेंस, वॉइस नरेशन, इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। इधर का नहीं पता, यहाँ इस टॉपिक में आपको मिनिमम 2 मंथ देना पड़ेगा। ऑफलाइन क्लास होता है तो थोड़ा ज्यादा ही पकड़ के चलो, 2.5 महीना भी लग सकता है। ठीक है, बट हम लोग पूरा पढ़ेंगे, कहीं पे कोई ये नहीं कि ठीक है ये छूटा वो छूटा, नहीं। और ये जो टॉपिक है थोड़ा सा इसमें कम समय लगता है, 8 दिन यहाँ, 5 दिन यहाँ, और बाकी 10-15 दिन प्रीपोजिशन में। तो 1 मंथ का टॉपिक यहाँ पे होता है। मतलब आपने 50% पूरा किया, आप अपना क्लास का जो शेड्यूल है 50% आपका बाकी है। तो सिलेबस को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, बट हमने आपको ऐसे ही एक ओवरव्यू दे दिया। ठीक है, अब देखिए बाबू, वर्ब स्टार्ट करने से पहले जो सिंटेक्स वाला टॉपिक है, उसको हम लोग जो स्टार्ट कर रहे होंगे, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे 10 तारीख से। ऐसा नहीं है अभी छुट्टी दे देंगे तुम लोग, 10 फरवरी से। क्योंकि सेकेंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है, बहुत सारे लड़के पूछ रहे थे कि क्लास न्यू बैच कब स्टार्ट होगा, तो आप अपने हिसाब से बता दीजिएगा। बाकी हम लोग के पास जो कुछ क्वेरी आता है वो हम लोग बता देंगे। ठीक है, तो आगे जो एग्जाम है उसके अनुसार अगर उसके अकॉर्डिंग देखोगे
तो आप ध्यान से देखिए तो इसी का वेटेज हमारा 50% रहता है। तो सेकेंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है। अब मान लो कुछ लड़के आपसे पूछ रहे होंगे न्यू बैच कब स्टार्ट होगा। अरे आदमी तो एक ही है, टाइम भी हमारे पास कम है, तो फिर अभी जो है ऐसा नहीं है, मतलब एक सेक्शन खत्म हुआ अब दूसरा सेक्शन, इसका कोई रिलेशन पहले वाले सेक्शन से उतना नहीं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे बाबू रे, वर्ब पढ़ने से पहले जो बेसिक चीजें हैं जिसपे हमें ध्यान देने की जरूरत है उसको हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तुम बोलोगे सर सिंटेक्स स्टार्ट तो होगा, बोलेंगे जी बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, लेकिन उसमें क्या क्या बेसिक्स है वर्ब स्टार्ट करने से पहले, जो आगे हम मान लो बोलेंगे कोई वर्ड तो आपको ये ना लगे कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं, है ना। तो ये चीज आपके अंदर फील नहीं होना चाहिए। तो फिर हम लोग अभी वर्ब का बेसिक्स देखेंगे, कोई दिक्कत। अब देखो वर्ब के बेसिक्स में जो सबसे पहला टॉपिक निकल के आता है, ध्यान से सुनिएगा बाबू, अगर बात करें हम कंप्लीमेंट का, COMPLEMENT, कंप्लीमेंट का, तो बाबू रे तुम बोलोगे सर ये तो पहले भी बता दिए हैं, बोलेंगे नहीं, वो हमने उस लेवल में नहीं बताया कि जहां पे आप अंतर कर पाए। ठीक है, तो अभी क्या बताना है, कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है बाबू। कंप्लीमेंट का अगर तुमसे हिंदी पूछ ले तो क्या बोलोगे, पूरक होता है। बिल्कुल सही जा रहे हो। तुम बोलोगे सर ये पूरक क्या होता है, बउआ रे पूरक का मतलब होता है सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देने वाला, या फिर सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देने वाला। ठीक है, जो तुम्हारा कंप्लीमेंट है इसको हम लोग क्या बोल लेते हैं, पूरक बोलते हैं। ये पूरक क्या करता है, हमें किसके बारे में जानकारी देता है रे बाबू, सब्जेक्ट के बारे में हमें जानकारी देता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए, नॉर्मली हमारा ये मानना है किसी, अगर हम तुमको बोले बताओ किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सबसे पहले सेंटेंस में क्या आता है, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, अभाव के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। मतलब ऐसा हमारा थिंकिंग रहता है कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो बाबू रे ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट के प्लेस पे ही तो कंप्लीमेंट भी आता है। तो तुम बोलोगे कि सर दोनों में अंतर हम डिफाइन कैसे कर पाए, मतलब दोनों में क्या अंतर है ये कैसे समझ पाएंगे। ए विकासी तो घूम रहे फोन, देख लो जरा। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस क्या आ गया बाबू, ऑब्जेक्ट। अब देखिए समझिएगा, जैसे अगर मान लो हम एक एग्जांपल लिखते हैं, मोहन राइट्स अ लेटर, मोहन राइट्स अ लेटर, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है रे बाबू, अब बताओ यहाँ पे कोई काम हो रहा है ना, क्या काम हो रहा है, लिखने का। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, और ये लेटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। देखो हमने तुमको बताया है या नहीं बताया है, तो अभी सुन लो। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट जानकारी देता है, ये किसी के काम से प्रभावित होता है। मतलब अगर इस भाव का इफेक्ट इस पे पड़ रहा है, मतलब काम का प्रभाव यदि पड़ रहा है, तो काम का प्रभाव जिस पे पड़ता है उसे क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्ट कहा जाता है ना। लेकिन आप यहाँ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा बाबू, एक भाव है हमारा बी, कौन सा भाव है बाबू, बी भाव है। देखो दुनिया में जितने भी भाव हैं उनके कितने रूप होते हैं, अगर कोई भाव है तो उसका कितना फॉर्म होता है बताओ,
3 होता है कि ING वाला और CS वाला मिला के 5 होता है? ये इतना तो तुमसे हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि ये बात तुम जानो, है ना। तो रे बउआ ध्यान से सुनना, अगर जितना भी तुम्हारा भाव है बी का, सॉरी जितना भी भाव है सबका कितना फॉर्म होता है बाबू? 5। पूरा का पूरा वॉइस इसी पे नचेगा, तो इसलिए आप इसको जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। लेकिन बी भाव ऐसा है, कोई भी भाव ले लो, जैसे तुम बोलोगे सर राइट ले लीजिए ना एक, इसी से हमको भाव का फॉर्म बता दीजिए। अब बताओ राइट का V1 वाला फॉर्म क्या होता है बाबू? राइट। ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे कुछ लिखने का जरूरत आपको अभी नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होगा वो हम आपको लिखा देंगे, ठीक है। जैसे कंप्लीमेंट का डिफिनीशन क्या होगा, हम कंप्लीमेंट को पहचानेंगे कैसे, फिर वर्ब का टाइप क्या क्या होता है, ठीक है, तो वो हम आपको बता देंगे। तो राइट हो गया V1। अब बाबू रे ध्यान रखना, V1 को ही जो हम बोलते हैं इसको कहा जाता है प्रेजेंट फॉर्म। V1 को क्या बोला जाता है? हाँ, ऑब्वियसली V1 का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है कि नहीं? ये हमें प्रेजेंट के बारे में बता रहा होता है, तो V1 का नाम हो गया प्रेजेंट फॉर्म। प्रेजेंट का इसको प्लुरल फॉर्म बोल सकते हो एक प्रकार से, क्योंकि V1 सिंगुलर है कि प्लुरल है? V1 क्या है ना, V1 प्लुरल है। अब देखिए जब इसी का हम सेकेंड फॉर्म का बात करें बाबू, तो क्या हो जाएगा राइट का सेकेंड फॉर्म? राइट, राइट्स नहीं रोट ना होगा, सेकेंड फॉर्म रोट ना होता है। ये सब तुमको पूरा का पूरा सीट मिल जाएगा जिसमें आप देख पाएंगे कि इसका कैसे कैसे फॉर्म बदलता है। परेशान होने की कोई बात नहीं है, नहीं आता है तभी तुम पढ़ने आते हो। रोट को बोला जाता है पास्ट फॉर्म, सॉरी रोट को नहीं, जो V2 वाला होगा इसको बोला जाएगा पास्ट फॉर्म। बाबू रे V1 को क्या बोले? V2 को क्या बोलेंगे? पास्ट फॉर्म। नेक्स्ट तुम्हारा जो V3 है, ये राइट का V3 क्या हो जाएगा? रिटेन। अब पता है बउआ V3 को बोला जाता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल। V1 क्या था रे बाबू? प्रेजेंट का प्लुरल फॉर्म। V2 क्या आया? पास्ट में प्लुरल सिंगुलर कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब V3 क्या आ गया बाबू आपका? पास्ट पार्टिसिपल। तो तुम बोलोगे अच्छा ये पार्टिसिपल हम पढ़ेंगे सर, हम बोलेंगे हाँ। बोलोगे कहाँ पढ़ोगे, कहाँ पढ़ाइएगा आप? तो बोलेंगे पार्टिसिपल में पढ़ाएंगे। तो तुम बोलो पास्ट फॉर्म कहाँ पढ़ेंगे? बाबू रे इसको पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब पढ़ रहे होंगे। तुम बोलोगे प्रेजेंट फॉर्म कहाँ पढ़ेंगे? तो प्रेजेंट फॉर्म हम लोग पढ़ रहे होंगे जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे होंगे। तो तुम बोलोगे अच्छा ठीक है। तो V4 को बोला जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तुम लोग ऐसे, तुम लोग से V4 पूछा तो तुम लोग क्या बोलते हो? ING वाला, यही ना बोलते हो? V4 बोलने के साथ ING वाला। लेकिन ठीक है, राइट का V4 क्या हो जाएगा बाबू? राइटिंग। राइटिंग V4 हो गया, तो अब V4 वाले को कौन सा पार्टिसिपल बोला जाएगा? V1, V2, V3, अब V4। अब बाबू रे नेक्स्ट तुम्हारा आता है जो लास्ट है। पता है तुमको V4 कोई नाम नहीं है बाबू। अगर आपको कोई बोल दे तो तुमको लगे अरे यार हमारा तो मास्टर साहब कुछ है भी नहीं करता था। बट आजकल का जो तय होता है ना, आप कितना जानते हैं। जैसे पुराने जमाने के लोगों से बात करोगे, किसी के पास जाओगे, वो तुमसे डिफिनीशन ही पूछेगा, बहुत बड़ा तू जानता है, चल बताना तो जरा टेंस का डिफिनीशन का है, पूछता है कि नहीं? अरे भैया टेंस का डिफिनीशन हमको नहीं भी आता है। अब पूरा टेंस का हम पोस्टमार्टम करके बैठे हैं,
तो हमको एग्जाम में टेंस का डिफिनीशन आएगा कि टेंस का एनालिसिस से क्वेश्चन आएगा। तो ये मैटर ये नहीं करता। तो जैसे तुम V4 तुम्हारे लिए हम इसलिए बोल दिए क्योंकि हम बचपन से ये पढ़ते आए हैं कि नहीं V4 होता है, बताओ, बचपन से पढ़ते आए हैं। लेकिन देखोगे तो किसी भी स्टैंडर्ड इंग्लिश ग्रामर के बुक में V4 लिखा नहीं मिलेगा। तुम बोलोगे तो हम गलती पढ़ते आए, बोलेंगे हाँ गलती पढ़ते आए बट गलत कुछ है नहीं, है ना। V4 कोई फॉर्म नहीं होता, इसको V1 प्लस ING बोला जाता है। अब V1 प्लस ING वाले को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो या तो आप V4 बोलो या V1 प्लस ING बोलो या प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलो, तीनों का सेंस एक ही है। क्या सेंस है? जहां पे हम वर्ब में ING जोड़ देंगे उसी को हम V4 बोल सकते हैं, V1 प्लस ING बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो सिमिलरली आपका V5 नाम का कोई कीड़ा है ही नहीं आपके ग्रामर में। तो तुम बोलोगे तो V5 नाम का कीड़ा नहीं है तो हम लोग पढ़े हैं जो, तो हम बोलेंगे बाबू वो V5 नहीं है, वो है V1 प्लस S या ES। इसको V5 जिसको बोलते हैं वो क्या है? V1 प्लस S या ES। अब पता है इसको भी बोला जाता है प्रेजेंट फॉर्म, लेकिन ये प्रेजेंट का कौन सा फॉर्म है? सिंगुलर फॉर्म है, तो इसको बोला जाएगा प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म। तो V1 प्लस ACS जो हो जाएगा ये तुम्हारा हम लोग V5 बोलते हैं, जिसमें प्रेजेंट का सिंगुलर फॉर्म इसको बोला जाएगा। तो राइट का V5 क्या हो जाएगा बाबू? राइट। तो तुम यहां से एक बात समझ पाओगे, दुनिया में जितने भी वर्ब हैं उनका कितना फॉर्म होता है? V1 जिसको प्रेजेंट प्लुरल फॉर्म बोलेंगे, V2 पास्ट फॉर्म, V3 पर पास्ट पार्टिसिपल, V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल और V5 हो जाएगा V1 प्लस ACS हो जाएगा प्रेजेंट का सिंगुलर फॉर्म। तो आपको अगर कोई बोले प्रेजेंट पार्टिसिपल, V4 ना बोल करके प्रेजेंट पार्टिसिपल बोले, आप अर्थ समझ पाएंगे? V3 ना बोल के क्या बोल सकता है? पार्टिसिपल। अब देखिए हम आपको यहाँ पे आगे क्या बता रहे हैं। अब हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको बी के बारे में। दुनिया में जितना भी वर्ब है उसका 5 फॉर्म होता है, लेकिन बी ऐसा वर्ब है जिसका 8 फॉर्म होता है। कितना फॉर्म होता है बाबू? 8। अब 8 फॉर्म में ध्यान से देखना, V1, V2, V3, V4, V5। अब ING हम नहीं लिखेंगे, हम भी V1, V2, V3, V4, V5 ही लिखेंगे। ठीक है, तुम्हारे जैसे तुमको जैसे समझ आए वैसे ही लिखेंगे। तो बाबू रे 8 फॉर्म में ये V1 और V5 जो तुम्हारा है, जैसे इसको ऐसे लिख देते हैं, बी वर्ब जो तुम्हारा है, तुम बोलोगे सर बी क्या है? पहले ये तो क्लियर हो कि बी क्या है। तो बी तुम्हारा जैसे वर्ब है, तो कोई भी वर्ब उठाते हो, राइट हम उठाए तो वो कौन सा फॉर्म है बताओ? सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फोर्थ फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म? कोई भी वर्ब उठाओगे, रीड ले लो, प्ले ले लो, वॉच ले लो, सब फर्स्ट फॉर्म होगा। तो बी भी तुम्हारा कौन सा फॉर्म है? तो अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ भैया बी वर्ब का कौन रूप है, तो क्या बोलो? फर्स्ट फॉर्म। इज, एम, आर, इसका पहला जो 3 औलाद है उसका नाम क्या है? एम, आर। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम अगर क्लियर करते चले, जब तुम थोड़ा सा और नीचे लिखते ना तो कैसे इसको नीचे कर सकते हैं? अरे तो कटे तो ध्यान देना बाबू, ये V1 में तुम्हारा बी आ जाएगा। अब तुमको पता है इन दोनों में एम आर जो है वो दोनों का दोनों V1 वाले फॉर्म में ही रहेगा। तो तुम बोलोगे सर इज कहां से आया? बोलेंगे इज सिंगुलर है तो ये कौन सा फॉर्म होगा? सिंगुलर वाला फॉर्म, V5 वाला फॉर्म होगा।
तो बी तो एक है ही, इज एम आर को लेके बैठा है, तो तुम बोलोगे V2 का हो गया, इसका अगला दो औलाद जो है वो बाजबर है। अब बताओ, जब पास्ट फॉर्म का बात करते हैं तो इज एम आर या बी का पास्ट फॉर्म क्या होगा रे बाबू? बाजबर होगा। सही है। तो V3 क्या होगा? कुछ आइडिया है? जय? नहीं नहीं, अरे हैव अलग भाव है। जो फर्स्ट फॉर्म हैव है, सेकेंड फॉर्म हैड है, थर्ड फॉर्म हैड है, फोर्थ फॉर्म हैविंग है, और लास्ट फॉर्म हैज है। तुम बोलो बाजबर है। और थर्ड फॉर्म इसका बीन हो गया। बी से बीन, बी से क्या बना? मैं तो बीन बजाऊंगी, वो वाला बीन नहीं, बीन, BEEN। और फोर्थ फॉर्म इसका हो गया बींग। बींग, बी में ING लगा दिए, बींग हो गया। बी का बीन हो गया। बाजबर है, इज एम आर है, तो मुश्किल नहीं है। बी तो फर्स्ट फॉर्म है ही। इज एम आर में बताओ फर्स्ट फॉर्म कौन है, इज की एम आर? यानी BMR फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म बाजबर, थर्ड फॉर्म क्या हो गया? बीन, फोर्थ फॉर्म क्या हो गया? बीन, और लास्ट फॉर्म क्या हो गया? इज। अब बताओ, काउंट करके देखोगे तो 8 है, एक है बी, इज एम आर तुम्हारा 3 हो गया, 3 एक 4, 4 2 6, और एक 7 और एक 8। ध्यान कैसे रखना है? बी इज एम आर बाजबर बी बीन बींग। ध्यान रहेगा। फर्स्ट फॉर्म बी की एम आर भी साथ में, बी एम आर ना, BMR। सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और लास्ट, अब फोर्थ। बस ध्यान रखिए। तो तुम बोलोगे इसका काहे ध्यान रखे? अभी बोलेंगे हाँ, पूरा का पूरा वॉइस, अगर ये आपको पता नहीं है, वॉइस में भी बताएंगे एक बार, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। पूरा का पूरा वॉइस का खेल यहीं पे होगा। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा। अब देखो, यहां से एक बात समझना है कि बी भाव का हमने देख लिया 8 फॉर्म है। यदि सेंटेंस में बी भाव मेन भाव के रूप में काम करे, मेन भाव के रूप में काम करे, तो इसके बाद आने वाला कंप्लीमेंट होता है। यदि सेंटेंस में बी वर्ब मेन वर्ब का काम करे तो इसके बाद आने वाला कौन होगा रे बाबू? कंप्लीमेंट होगा। तुम बोलो अभी तो हमको मेन वर्ब के बारे में पता है कुछ जो आप ही सब बता रहे हैं, बोले क्या टेंशन ले रहे हो। या फिर आप बोल सकते हैं अच्छा, बी वर्ब मेन वर्ब का काम कर रहा हो तो इसके बाद आने वाला कंप्लीमेंट होता है। तो बाबू रे, क्यों कंप्लीमेंट होगा? क्योंकि उस वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दी जा रही होगी। अच्छा, एक बात बताना, अगर बी वर्ब मेन वर्ब का काम करे, कैसे करेगा वो हम बता देंगे, टेंशन मत लो। बी वर्ब यदि मेन वर्ब का काम कर रहा होगा, ध्यान से सुनना, बी वर्ब यदि मेन वर्ब का काम कर रहा होगा तो क्या उस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट होगा क्या? अरे जब वो कंप्लीमेंट हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट क्यों होगा? मतलब इज एम आर बाज वेयर बी बीन बीइंग मेन वर्ब का काम करेगा तो इस सेंटेंस में, उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा, सीधा सीधी क्या आएगा? कंप्लीमेंट आकर के वो जानकारी दे रहा होगा। तो तुम मेन वर्ब का हो गया। हम तो कभी सुने ही नहीं कि मेन वर्ब तुम्हारा क्या होता है। इज एम आर मेन वर्ब सुने हो तुम? इज एम आर मेन वर्ब होता है कि ऑक्सिलरी वर्ब होता है? देखिए बाबू, दो बात पहले समझ लीजिए आप। मेन वर्ब
भाव स्टार्ट होगा तो फिर हम डिफिनीशन वहां पे लिखाएंगे, बट अभी आपको केवल समझना है। ये हम आपका बेसिक क्लियर कर रहे हैं, जो अचड़ा कचड़ा दिमाग में है ना उसको निकाल करके हम आपको सही दिशा में ले जा रहे हैं। ऑक्सिलरी भाव मेन भाव है और दूसरा कौन है? ऑक्सिलरी भाव। इसी को हम लोग हेल्पिंग भाव भी बोलते हैं, हेल्पिंग भाव। मेन भाव को ही क्या बोलते हैं बाबू? हेल्पिंग भाव। अब देखिए ध्यान दीजिए, जिसका नाम ही हेल्पिंग है वो काम क्या करेगा? मदद करने का। मदद किसका करोगे? मेन भाव का। तो बाबू रे दुनिया में जितना भी एक्शन है, जो भी काम आप करते हैं, जो सेंटेंस में रियल एक्शन को दर्शाता है उसे क्या कहा जाता है? जो सेंटेंस में आपके सेंटेंस में रियल एक्शन को दर्शाएगा, आना जाना खेलना तोड़ना फोड़ना कूदना चिढ़ना पिटना उठना लुटना बढ़ना, सब का है? ये सब कोई ना कोई काम को दर्शा रहा है, मेन वर्ब होगा। और जो मेन वर्ब का हेल्प करे वो हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब का जो हेल्प करे वो कौन सा वर्ब हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। तो तुम बोलोगे हेल्प काहे करेगा? हम बताते हैं आपको हेल्प कैसे करता है। अब मान लो सब्जेक्ट आया, अब यहाँ पे इसके बाद हम यहाँ खाली स्थान देते हैं और यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे रहे हैं, ठीक है। अब सब्जेक्ट प्लस दिस प्लस ऑब्जेक्ट, दो बॉक्स यहाँ खाली है। सब्जेक्ट प्लस दिस प्लस ऑब्जेक्ट, तीन आ गया। सब्जेक्ट प्लस दिस प्लस ऑब्जेक्ट। बाबू रे एक बात समझना, अगर सेंटेंस में मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब को हम देखना चाहें तो ध्यान से समझिएगा। पहले मालिक का आना जरूरी है कि नहीं? मालिक नहीं रहेगा तो फिर नौकर आके क्या करेगा? मालिक कौन है? मेन वर्ब। उसका हेल्प कौन करता है? हेल्पिंग वर्ब। ध्यान रखना, यदि किसी भी सेंटेंस में कोई भी एकमात्र वर्ब का यूज हुआ होगा, एकमात्र वर्ब, तो उसे मेन वर्ब के कैटेगरी में रखा जाए। अगर मान लो हम तुमको बोले कि मैं एक डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर, अगर तुमसे हम पूछ ले ये एम क्या है, क्या बोलोगे? मेन वर्ब की ऑक्सिलरी वर्ब? अभी भी कुछ लोग ऑक्सिलरी वर्ब बोल रहा है। हमने क्या बोला बाबू? कोई भी वर्ब, एक वर्ब यदि आपके सेंटेंस में आया है तो उसको हम क्या बोलेंगे? दो आएगा तो इसमें पहला वाला, अब देखो ऑक्सिलरी आएगा। अरे भैया अगर मान लो मालिक आ रहा है तो बॉडीगार्ड आगे चलेगा कि पीछे चलेगा? आगे। तो ऑक्सिलरी वर्ब पहला वाला होगा और दूसरा वाला कौन होगा? अब इस सेंटेंस में कितना बॉडीगार्ड है? तीन गो नहीं है, एगो तो मालिक है ना, तो दोनों बॉडीगार्ड आगे रहेगा कि नहीं? हाँ, मालिक कहाँ रहेगा? मेन वर्ब यहां रहेगा। अब इस सेंटेंस में बॉडीगार्ड कितना है? यानी ऑक्सिलरी वर्ब कितना आया? मतलब बताना क्या है कि किसी भी सेंटेंस में अगर एक सब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट है तो मेन वर्ब एक ही होगा। ये बात भी ध्यान रखना। तुम बोलोगे अच्छा एक सेंटेंस एक ऑब्जेक्ट तो एक वर्ब, तो दो सेंटेंस दो ऑब्जेक्ट तो दो वर्ब होगा वहां पे, वो भी हम बताएंगे, खैर वो बात की बात है। तो देख रहे हो किसी भी सेंटेंस में एकमात्र वर्ब है तो उसको किस श्रेणी में रखेंगे? अगर दो है तो पहला वाला, दूसरा वाला, तीन है तो दोनों, और चार है तो पहले का तीनों को किसमें रख देंगे? ठीक है, देखिएगा बाबू थोड़ा सा ध्यान देना। अरे यार तो टाइम हो रहा है। ही इज रीडिंग अ नॉवल, ये सब बहुत काम देने वाला है, खास करके जब क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करोगे ना तब। अच्छा एक से शुरू करते हैं, इतना ज्यादा क्यों उठा ली? चलो एक से स्टार्ट करते हैं, मतलब एक एक सेंटेंस उठाते हैं। मान लो हम तुमको बोले
राजू इज अ डॉक्टर, ठीक है। मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, 2 आ गया। सीता विल बी प्लेइंग क्रिकेट। मोहन will have been playing cricket। बाबू रे, ऊपर वाले सेंटेंस में बताना इज का है, मेन वर्ब है कि नहीं? हमने का बोला था कि जब इज एम आर बाज बेयर बी बीन बिंग, याद रखने का तरीका, इज एम आर बाज बेयर बी बीन बिंग मेन वर्ब का काम करे तो इसके बाद आने वाला क्या होता है? अब तुम हमको बताओ, यहाँ राजू एक डॉक्टर है, यहाँ पे राजू डॉक्टर के साथ कोई काम कर रहा है कि राजू के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? तो इंफॉर्मेशन दे रहा है तो ये क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया न रे बउआ। अब देखो ध्यान से, इज का है, प्लेइंग क्या है? अब तुम हमको जरा ध्यान से देखना, यहाँ मेन वर्ब का काम बी का कोई औलाद कर रहा है क्या? मेन वर्ब का जो काम है वो कौन कर रहा है? कोई दूसरा प्ले कर रहा है। ये तो बी फॉर्म है ही नहीं, बी बीन बिंग कहाँ है? इज एम आर बाज बेयर नहीं है। तो ये क्रिकेट कॉम्प्लीमेंट होगा कि ऑब्जेक्ट होगा? ऑब्जेक्ट होगा। अब ये बिल क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। हमने तुमको बोला ये बी भी क्या होगा? ऑक्सिलरी वर्ब। प्लेइंग क्या होगा? तो अब बताओ ये क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट होगा कि ऑब्जेक्ट होगा? अब ये बिल क्या है? हैव क्या है? बीन क्या है? मालिक कौन है? तो ये क्रिकेट क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि मेन वर्ब का काम यहाँ बी फॉर्म कर रहा है क्या? अरे मेन वर्ब का काम बी फॉर्म कर रहा है जी? नहीं कर रहा है। तो जब नहीं कर रहा है तो फिर हम यहाँ पे जो हमारा जो वर्ड आया है, कोई ना कोई काम हो रहा होगा। जैसे देखो, मोहन क्रिकेट खेलता रहा होगा, तो क्रिकेट खेल, अच्छा प्ले का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? तो अगर मान लो वर्ब का इफेक्ट पड़ रहा है, तो वर्ब का इफेक्ट जिस पे पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है, और जो सेंटेंस के बारे में जानकारी देता है, सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता है, उसे क्या कहा जाता है? और देख लीजिए 2-3 एग्जाम्पल। अगर तुमको हम बोले राजू इज अ डॉक्टर, दे वर गुड प्लेयर्स, सीता कैन बी एन इंजीनियर। अब तुम हमको बताओ, यहीं पे तुम समझ जाओगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। बाबू रे, अब बताओ यहाँ पे ये इज क्या है? अब देखो, यहाँ बी का कोई भी फॉर्म मेन वर्ब का काम करे तो फिर वो क्या होगा? इसके बाद आने वाला क्या होगा बाबू? कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे बताना, यहाँ पे बर क्या है? अरे एक वर्ब है तो मेन वर्ब ही होगा। तो ये गुड प्लेयर्स, तो दे का इफेक्ट जो है, सॉरी, दे के बारे में जानकारी दे रहा है, गुड प्लेयर्स, तो ये क्या हो गया? अब देखो यहाँ पे ये क्या होगा? कैन। अरे 2 भाव आया है, तो पहले वाला, अब बाद वाला मेन भाव। अब बताओ मेन भाव का काम कौन कर रहा है? तो बी अगर मेन भाव का काम कर रहा है तो बी का कोई भी औलाद है ना, चाहे देखो सब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म, बी का फॉर्म किसका काम कर रहा हो? मेन भाव का काम करे, काम करे तो इसके बाद आने वाला जो होगा वो ऑब्जेक्ट होगा कि कॉम्प्लीमेंट होगा? कॉम्प्लीमेंट होगा।
तो यहाँ पे बी के बाद ये जो एन इंजीनियर है यहाँ पे क्या काम से प्रभावित है कि सीता के बारे में जानकारी दे रहा है? तो इसको क्या कहा जाएगा? बात समझ आया बाबू? तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, कल कुछ और बेसिक्स करवाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग परसों से क्लास सिंटेक्स का स्टार्ट कर लेंगे। कोई दिक्कत? आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, आप और भी जो लोग हैं उनको थोड़ा इन्फॉर्म कीजिए, और उसके बाद फिर हम लोग क्लास परसों से पूरा रेगुलर वर्ब का जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर दें। ठीक है, थैंक यू।